जिम्बाब्वे के अंदर चल रही टी20 ट्राई नेशन सीरीज का ये लीग स्टेज का आखिरी मैच जो कि खेला जाएगा जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच में, जो कि इसके जस्ट बाद फाइनल खेला जाएगा। और फाइनल में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम ऑलरेडी जा चुके हैं, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने इस सीरीज के अंदर 2 बार साउथ अफ्रीका को तो 1 बार जिम्बाब्वे को ऑलरेडी हरा रखा है और अभी तक 3 के तीनों मुकाबले जीत करके फाइनल में पहुंची। जबकि वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम अपने चारों मुकाबले खेल चुकी है, 2 जीती 2 हारी, और दोनों जो मैचेस वो हारी और न्यूजीलैंड के ही खिलाफ हारी। और वहीं पर जिम्बाब्वे की टीम की बात करें, जो आज के मैच में खेल रही है और इनका भी इस सीरीज का आखिरी मैच होगा, ये अभी तक के अपने तीनों मुकाबले हार चुके हैं, जिसमें से 1 बार न्यूजीलैंड के ही खिलाफ और 2 बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन आज एक बार फिर से जब न्यूजीलैंड के खिलाफ ये टीम खेलने उतरेगी, तो क्या न्यूजीलैंड जैसे टीम को हरा पाएगी या नहीं, और हरा पाए या ना पाए, लेकिन दोनों टीमों की तरफ से कौन से प्लेयर हमारे फैंटेसी की टीम में आकर के एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि ये इस सीरीज का छठा और फाइनल के पहले का आखिरी मैच है, और ये मैच एक बार फिर से उसी हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर 24 जुलाई को शाम को 4:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से मैच होगा। लेकिन वहां की लोकल टाइम होगी दोपहर के 1 बजे। और इस टाइमिंग पर अभी रिसेंट टाइम में हमने पिछले 2-3 टी20 मैचेस में देखा है कि आसमान में बादल रहते हैं, और आज भी उसकी संभावनाएं पूरी हैं। आसमान में बादल रहें या ना रहें, लेकिन जो पिचेस जिस पर 5 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, उस पर अगर आप जाकर के देखें तो पहले 6 ओवर का पावर प्ले देखिए। यहां पर 34 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा, यहां पर 34 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरी, यहां पर 29 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी, यहां पर 34 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा, यहां पर 39 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा। इवन सेकंड इनिंग का पावर प्ले देखें तो पिछला वाला मैच तो काफी अच्छा रहा, जो टीम बैटिंग कर रही थी न्यूजीलैंड की टीम, उसके लिए पावर प्ले काफी अच्छा गया। लेकिन उसके पहले के मैचेस के पावर प्ले अगर आप देखें सेकंड इनिंग का, तो 33 पर 2, 37 पर 2, 38 पर 3 और साथ ही साथ 43 पर 1, जो कि दिखाता है और समझाता है आपको इस पिच के बारे में। एक तो काफी ड्राई और हार्ड सरफेस होती है, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पर घास पिच पर होती है और अच्छा बाउंस पिच पर से मिलता है। और जो घास होती है ना, वो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जो क्रैक्स पिच पर अब जनरेट हो रहे हैं, उसके ऊपर एक ग्रास के लेयर है, जहां से गेंद अचानक बाउंस होती है और अच्छा खासा मदद देती है पावर प्ले के दौरान नई गेंद से तेज गेंदबाजों को। और इसी वजह से साफ क्लियर कट आपको दिखाई पड़ रहा है कि पावर प्ले में यहां पर बैटिंग करना उतना आसान है नहीं, और इवन जो डैमेज होता है पावर प्ले के अंदर, उसका असर बाद में जाकर के पहली इनिंग की बैटिंग में पूरे इनिंग के दौरान बना रहता है। इसकी वजह से अगर आप देखें तो 173 का स्कोर, यहां पर 134 का स्कोर, यहां पर 144, 141, 120, चाहे वो साउथ अफ्रीका की टीम हो चाहे जिम्बाब्वे की टीम हो, अभी तक कोई खास बड़ा स्कोर खड़ा कर नहीं पाई है पहली इनिंग की बैटिंग में। केवल एक बार न्यूजीलैंड की टीम ने 173 बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, उसमें इनके भी पावर प्ले में 3 विकेटें गिर गई थी, हालांकि उसके बाद 2 और विकेटें गिरी। लेकिन उसके बाद टीम रॉबिन्सन और बेवन जैकब्स ने एक कमाल की पारी खेली, जो कभी कभार ही आती है, और वहां पर न्यूजीलैंड की टीम इस स्कोर को पहुंच गई। वरना ये मैच भी न्यूजीलैंड की टीम ही हारती, जिसको साउथ अफ्रीकन टीम ने गंवा दिया ऑल आउट होकर के। और यही एकमात्र मैच था जहां पर अभी तक पहले बैटिंग करने वाली कोई टीम जीती है। बाकी चारों मैचेस अगर आप देखें तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, जहां पर स्पिन को 16 और पेस को 36 विकेटें, 19 पहली इनिंग में, 17 सेकंड इनिंग में, जो कि क्लियर करता है। और जो प्रेशर पेसर्स क्रिएट करते हैं पहली इनिंग में, उसका फायदा स्पिनर्स को भी होता है, जिसके 16 में से 11 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही आ गई हैं। तो साफ साफ यहां पर क्लियर कट पता चल रहा है कि कोई भी टीम स्कोर को चेज करना ही प्रेफर करेगी। हालांकि इस पर भी डिपेंड करेगा कि क्या आसमान पर बादल रहेंगे या नहीं, और या पूरे दिन धूप पड़ेगी पिच के ऊपर। इसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा फाइनल टीम देने के पहले, टॉस के बाद, तो उसको जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को, जहां पर वेदर के बारे में बता दूंगा, किस पिच पर मैच हो रहा है उसको बता दूंगा, उसकी पिक्चर शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ अपनी जो फाइनल टीम बनेगी स्मॉल लीग की, वो भी आपको मैं अपने इसी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। तो जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मैंने दिया हुआ है, जाकर के लिंक्स को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट से जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर पहुंचिए और ज्वाइन हो जाइए दोनों चैनलों पर जल्दी से, और वहां पर अपडेट्स लेने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल देखिए क्या प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में खेली थी या आज के मैच में खेल सकती है जिम्बाब्वे की तरफ से। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, ये एक तरह से फाइनल के पहले न्यूजीलैंड के लिए तो ड्रेस रिहर्सल है, और जिम्बाब्वे के लिए काफी हद तक कोशिश होगी कि मैच को जीतने की कोशिश करें। तो चेंजेस हो सकते हैं प्लेइंग 11 में भी, बैटिंग ऑर्डर में भी। बाकी एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 यही रहेगा, जहां पर बॉलिंग में रिचर्ड एंगारवा, जैसा कि आप देख पाएंगे किस किस ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं पिछले 2 मैच में, वो उन सभी बॉलर्स का डेटा तो है, लेकिन आपको मैं क्लियर कट बताऊं तो रिचर्ड एंगारवा और टीम अपोसा, ये ऐसे 2 बॉलर्स हैं इस टीम के अंदर जो 2 ओवर पावर प्ले के और मिनिमम 1 ओवर तो डेथ का जरूर करके देंगे, जिसमें 2 ओवर कई बार रिचर्ड एंगारवा भी डेथ में कर देते हैं, मपोसा एक आध ओवर कभी कभार मिडिल ओवर्स में आकर के कर जाते हैं। बाकी ट्रेवर वांडुइन के जो बॉलर हैं, ये भी पावर प्ले में 2 ओवर और 2 ओवर अराउंड डेथ के। तो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर इस टीम के हैं, जिसमें मपोसा के पास पेस थोड़ी सी कम है लेकिन स्विंग अच्छी कराते हैं। बाकी विलिंगटन मसाकाजा हो गए, सिकंदर रजा हो गए, रियान बर्ल हो गए, ये जरूरत पड़ने पर कभी कभार थोड़ी बहुत बॉलिंग कर देते हैं, जिसमें अभी तक ज्यादा बॉल करते दिखाई पड़े नहीं। लेकिन उन तीनों में से सिकंदर रजा सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, एज ए बॉलर भी एज ए बैटर भी। ये चीज समझ करके
चलिएगा। और इवन अगर बेंच पर से ब्लेसिंग मुजरवानी खेलते हैं प्लेइंग 11 में ना, तो ये देखना पड़ेगा किसकी जगह पर खेलेंगे। जिसकी जगह पर खेलेंगे उसी हिसाब से उनके पास बॉलें जाएंगे। हो सकता है वेलिंगटन मसाकाजा की ही जगह पर खेल जाए, तब भी वो आपको मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। ये चीज आपको क्लियरली समझ करके यहाँ से चलना है, जैसे आपको ये कम से कम पता रहे। जो पावर प्ले की पोजीशनिंग आपने देखी है पिच रिपोर्ट में, तो पावर प्ले के जो बॉलर्स हैं वो निश्चित तौर पर बहुत जरूरी हैं। और इवन वही अगर डेथ में भी जाकर के बॉलिंग कर रहे हैं तब तो वो और जरूरी हैं, उनको कतई मिस आपको करना है नहीं। बाकी अगर आप चाहिए तो करियर का डेटा देख सकते हैं जिम्बाब्वे के हर प्लेयर का T20 फॉर्मेट में। लेकिन ये भी ध्यान रखिए ये इस सीरीज के पहले के आंकड़े हैं, लेकिन इस सीरीज में तो 3 मुकाबले हो चुके हैं ऑलरेडी। उसमें क्या परफॉर्मेंसेस निकल करके आई हैं उसको अगर आप देखें रीसेंट फॉर्म के अंदर, तो देखेंगे कि जो इनके ओपनर है ब्रायन बेनेट, इन्होंने अभी तक के तीनों मुकाबलों में शानदार बैटिंग करी है। और उस बैटिंग के दौरान 61, 21 और 30 रन की शानदार पारियां खेली है, जिसमें 2 बार ये भी एक फैक्ट है कि इन्होंने जो 2 पारियां खेली हैं सबसे बेस्ट वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनकी आई हैं, ये 30 और 61 की पारी। लेकिन जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने उतरे थे तो केवल 21 रन बना करके आउट हो गए थे। उसके पहले भी एक चीज तो क्लियर है कि ये इन फॉर्म प्लेयर थे इस सीरीज के पहले भी, और इस सीरीज में भी कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। और यही एक बैटर है जो कि भरोसेमंद दिखाई भी पड़ते हैं जिम्बाब्वे की पूरी बैटिंग लाइनअप में सिकंदर राजा के अलावा। हालांकि सिकंदर राजा की भी परफॉर्मेंस देखें तो 9, 12 और 54 की रही है, जो कि बहुत अच्छी नहीं रही है पिछले 2 मैच में। खास करके स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने जो है 12 रन बनाए थे, विकेट भी नहीं मिला था। और उसी में एक और नाम रहे हैं सिकंदर रजा, जिन्होंने 36 नाबाद की पारी, 29 की पारी और 12 रन की पारी खेली है। लेकिन इन तीनों ही बैटर्स की जो सबसे भरोसेमंद नाम है इस पूरी बैटिंग लाइनअप में, ये कम से कम क्लियर है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में नहीं चले थे। जो भी इन्होंने बेहतर बैटिंग करी वो साउथ अफ्रीका के जैसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ करी है, जो एक्सपीरियंस उतनी नहीं थी। हालांकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग में भी एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग अटैक उनकी, और उसी वजह से वो न्यूजीलैंड की टीम अभी तक के सारे मैचेस जीती है। तो उस बॉलिंग अटैक के खिलाफ तो ये तीनों नहीं चले। लेकिन एक और बात भी आपको जो क्लियर कट समझ करके चलनी है कि सिकंदर रजा और रेयान बर्ल ऐसे 2 प्लेयर्स हैं जिसमें बर्ल ज्यादा बॉलिंग करते नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट बने रहेंगे। एक तो जहां पर बैटिंग करते हैं मिडिल ऑर्डर में आकर के, वहां पर कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं बैटिंग करने के लिए। और वहीं पर सिकंदर रजा को लेकर के भी मैं वही कहूंगा, जो इन तीनों में से किसी प्लेयर को अगर आपको ड्रॉप करना है तो वो प्लेयर हो सकता है ब्रायन बेनेट, जो कि टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे। स्पेसिफिकली पहले ओवर की या पहली इनिंग का पावर प्ले हुआ तो वहां पर इनको दिक्कतें हो सकती है, और जैसी बॉलिंग है सामने की टीम में उसके खिलाफ रन बनाना उतना आसान होगा भी नहीं। और चूंकि लगातार 3 अच्छी पारियां खेल चुके हैं तो सेफ खेलना है तो 100% टीम में रखिए। थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस लगाएं, तो निश्चित तौर पर ब्रायन बेनेट को आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी इन दोनों की तो बात करने की भी जरूरत नहीं है, ग्रैंड लीग की टीमों में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं वेस्ली मदावियर की। यहीं पर एक क्लिक आता है कि ये तीनों जो टॉप परफॉर्मर्स एज ए बैटर रहे हैं अपनी टीम के लिए अभी तक, ये तीनों न्यूजीलैंड के खिलाफ लेकिन नहीं चले थे। लेकिन उसी में न्यूजीलैंड के खिलाफ इस बैटिंग लाइनअप में कोई अभी तक चला है तो वो वेस्ली मदावियर थे, जिन्होंने 36 रन की अच्छी पारी खेली थी, जो कभी कभार बॉलिंग भी कर जाते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आप ध्यान में रख करके चलना है। तो अगर आप रिस्क ले पा रहे हैं तो ब्रायन बेनेट की जगह पर वेस्ली मदावियर को भी लेके जा सकते हैं, या दोनों को ड्रॉप करके बाकी इन दोनों ऑलराउंडर्स को लेकर के जरूर जाइए। बाकी मुसेकीवा हो गए, मुनायुंगा हो गए, इन दोनों की उतनी यूटिलिटी है नहीं। मपोसा ने अभी तक बढ़िया बॉलिंग करी है, 2 मैचेस में 3 विकेट लेकर के। इसके साथ साथ रिचर्ड निंगारवा ने पहले मैच में 3 और फिर यहां पर 1, लेकिन इनका भी एक कमाल रहा है कि अभी तक के 3 मैच में 4 विकेट हैं, लेकिन ये चारों विकेट केवल साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में नहीं चले थे। और उसके बाद वेलिंगटन मसाकाजा तो दोनों मैचेस में अभी तक विकेटलेस गए हैं। ट्रेवर वांडू पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट लेने के बाद अगले 2 मैचेस में, जिसमें एक मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ भी था, एक भी विकेट ले नहीं पाए। बाकी ब्लेसिंग मुजरवानी को पहले 2 मैचेस में मौका मिला, लेकिन पिछले मैच में खिलाया नहीं। लेकिन अगर आज के इस मैच में खेलते हैं तो उसमें टीम को लेकर के जाए या ना जाए, उसके पहले यह समझ लीजिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए एकमात्र मैच में उन्होंने विकेट लिया था। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, ये बात कम से कम क्लियर है। और रिचर्ड निंगारवा निश्चित तौर पर अगर ब्लेसिंग मुजरवानी नहीं खेल रहे हैं ना, तो इंपॉर्टेंस रिचर्ड निंगारवा की काफी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं कि पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कुल मिला जुला करके 4 से 5 प्लेयर हैं इस टीम के अंदर जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, सिकंदर रजा, रेयान बर्ल और साथ ही साथ रिचर्ड निंगारवा, और कुछ हद तक मपोसा के खिलाफ। लेकिन जैसा मैंने आपको ये भी बताया ना कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मपोसा ने 1 विकेट लिया था, 2 विकेट लिया फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और साथ ही साथ रिचर्ड निंगारवा न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेटलेस गए थे, पिटाई हुई थी। लेकिन ब्लेसिंग मुजरवानी अगर खेलते तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे बॉलिंग ऑप्शंस में से, इन दोनों में से किसी भी की जगह पर, खास करके इंगारवा की जगह पर। और बाकी बर्ल, सिकंदर राजा को लेकर के कोई डाउट नहीं है। तो ओवरऑल 4 प्लेयर तो हमारे फिक्स हैं। बाकी आपको डिपेंड करना है कि अगर आप टॉप ऑर्डर में से कोई बैटर लेना चाहते तो ब्रायन बेनेट बेस्ट ऑप्शन है, रिस्क लेना चाहते तो वेस्ली मदावियर के साथ जा सकते हैं, या दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हो। तो यहीं पर मैंने क्लियर कर दिया है कि किस प्लेयर को लेना है, किसको छोड़ देना है। और बेंच पर भी
भी देखें ना तो विंसेंट मसीकिसा एक अच्छा ऑप्शन है, जो अगर खेलते हैं तो एक लेग स्पिनर के तौर पर टीम में आ सकते हैं। और बाकी अगर आप देखें तो डियोन मायर्स हैं, एक ऑलराउंडर, मौका मिलता है तो इनके रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें, हालांकि उस लेवल के प्लेयर तो ये भी नहीं है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ खास परफॉर्म कर पाए। ग्रैंड लीग में आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हैं। न्यूमैन न्यामुरी जो कि एक लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, ये भी आप इनका फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक लगा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा खास प्रोस्पेक्टस तो नहीं है बेंच पर भी जिसके ऊपर आप ज्यादा विचार करें कि उसको टीम में लेकर जाना है या नहीं जाना है। बाकी क्लैरिटी तो आपको मैंने दे दी है। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़ा देखा, जैसा कि आपको मैं बता भी चुका हूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए उस मैच में, इसी सीरीज में जो हुआ था, क्या परफॉर्मेंसेस प्लेयर किया थे, जिसमें आपको मैंने बताया कि ब्लेसिंग मोजरवानी एक मैच में 1 विकेट ले चुके हैं। इसी सीरीज में मपोसा का भी आपको मैंने बता दिया था कि 1 विकेट इन्होंने लिया था, और ये भी आपको मैंने बता दिया था कि वेस्ली मदावियर ने उसी मैच में 36 बनाए थे, 21 रन बनाए थे ब्रायन बेनेट ने। चूंकि अगर आप पूरी लाइनअप के अंदर देखेंगे ना, केवल सिकंदर अजाय एक ऐसे प्लेयर थे जो इस सीरीज के पहले कभी न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैच खेले थे। ओवरऑल 2 मैच में केवल 20 रन है। तो क्लैरिटी तो आपको यहां से आपको मैं बता ही चुका था पीछे, यहां से भी आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिल गई। और उसके बाद आकर के वेन्यू के नंबर देखें तो ये नंबर्स तो चूंकि इनका होम ग्राउंड है तो परफॉर्मेंस तो यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स की निकल करके आई है। ये जो वेन्यू का आंकड़ा है खास करके न्यूजीलैंड के खिलाफ उतना काम करता दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक चीज आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जो बॉलर्स हैं जैसे खास करके ट्रेवर वनडू, ये यहाँ पर जो 9 मैच में 11 विकेट ले पाए हैं, वो पहली इनिंग की बॉलिंग में ज्यादा कामयाबी निकाल करके जा पाए हैं। बाकी सभी प्लेयर्स के जो स्टैट्स है, चाहे ब्लेसिंग मोजरवानी 25 में जो 27 विकेटें, वेलिंगटन मसाकाजा के आंकड़े तो बहुत ही खराब है, रिचर्ड इंगारवा के 22 में जो 23 विकेटें, 2 मैच में 3 विकेटें, मपोसा के तीनों विकेटें सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी तक इनको पहली इनिंग की बॉलिंग मिली ही नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहेंगे पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए भी। और बाकी सिकंदर राजा हो गए, रेयान बर्ल हो गए, ऑलराउंडर्स हैं तो निश्चित तौर पर यूटिलिटी वाइज काफी बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। ओवरऑल ब्रायन बेनेट के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है, केवल 20 का एवरेज है, लेकिन इस सीरीज में बेहतर काम करते दिखाई पड़े हैं। लेकिन ये भी जो डेटा है ना, बहुत खास मदद आपकी करेगा नहीं प्लेयर्स को पिक करने के लिए। जो चीज आपको मैं पीछे क्लियर कर चुका हूं, उसी हिसाब से आपको टीम में लेकर के जानी होंगी या प्लेयर्स लेकर के जाने होंगे इस टीम के अंदर से। रिसेंट फॉर्म के टाइम पे जो आपको मैंने बताया था, और उसमें कुछ डिफरेंशियल ऑप्शंस भी बता दिए मैंने, और कुछ रिस्की ऑप्शन भी। और बाकी ब्रायन बेनेट को देखें तो ये मैट हेनरी की गेंद पर आउट हुए थे इस सीरीज में खेले गए उस मैच में, दूसरी ही गेंद पर आउट हुए थे, बिना कोई रन बनाए। लेग स्पिन के खिलाफ ये थोड़े से कमजोर हैं। बाकी वेस्ली मदावियर की बात करो तो ये भी एडम मिलने के 2 गेंद पर 1 रन बनाकर के एक बार इसी सीरीज में आउट हो चुके हैं। बाकी लेग स्पिन पर ये भी काफी खराब खेलते हैं, 90 गेंद पर 52 रन बना करके 9 विकेट। और ध्यान रखिए सामने की टीम में लेग स्पिनर कौन है, ईस्ट सोडी। अगर मौका मिलता है उनको खेलने को तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे। सिमिलरली सिकंदर राजा मिचेल सैंटनर की 5 गेंद पर 3 रन बना करके इसी सीरीज में आउट हुए थे। और बाकी क्लाई मदांदे की बात करें तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, लेग स्पिन पर फंसते हैं। रचिन रविंद्र भी इनको एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर आउट कर चुके हैं एक बार, 3 गेंद पर 1 रन देकर के, वो भी इसी सीरीज में। तो चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो और चाहे बात कर लें लेग स्पिन बॉलिंग की, उसके खिलाफ तो खराब खेलते ही हैं सारे प्लेयर। और जो नंबर 1 जबरदस्त तरीके की बॉलिंग है न्यूजीलैंड के पास, पेस अटैक, उसके खिलाफ तो इनकी मुझे लगता नहीं कुछ खास चलेगी। माइकल ब्रेसवेल इनको आउट कर चुके हैं रियाल बेल को इसी सीरीज में। और बाकी मुनेयोंगा और मुसेकिवा तो बहुत नीचे बैटिंग करने आता है, लेकिन फिर भी उनके आंकड़े भी आप देख करके रखिए, क्लैरिटी तो आपको मिल ही चुकी है। बाकी न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें तो इनकी तरफ से भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं आज की इस मैच प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर में। पिछले मैच में अगर आप देखेंगे तो बेवन जैकब्स को बाहर बिठाया, मैट हेनरी को बाहर बिठाया, ईस्ट सोडी भी बाहर बैठे थे, टीम रॉबिन्सन, और ये चारों प्लेयर खेल चुके हैं सीरीज में 1-1, 2-2 मैचेस में। और प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डरिंग का जो खेला वो आपके सामने है। अब बॉलर्स को लेकर के क्या ही कहेंगे, अगर आप देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, जेकब डफी खेलेंगे तो 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के करेंगे। जैकरी फुक्स खेलेंगे तो ये भी 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के करेंगे। एडम मिलने खेलेंगे तो ये भी 2 ओवर पावर प्ले के, 1 मिडिल के और 1 डेथ के। चुकी है मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं एडम मिलने के लेकर के, खासियत है। सैंटनर की बात करें तो ज्यादातर आपको मिडिल ओवर्स की बॉलिंग, कभी कभार 1 आध ओवर आकर के डेथ में कर जाएंगे। विल ओरूर्क ये मिडिल ओवर्स में ही बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं और कभी कभार 1 ओवर डेथ के, इस तरह से बॉलिंग करते हैं। और रचिन रविंद्र तो अभी तक 1 ही ओवर पिछले मैच में, 3 ओवर उसके पिछले मैच में बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे जिम्बाब्वे के खिलाफ। और बेंच पर जो प्लेयर हैं, चाहे वो ईस्ट सोडी हो, मैट हेनरी हो, ये भी पूरे 4-4 ओवर के बॉलर्स हैं। उसमें मैट हेनरी अगर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर किसी न किसी बॉलर तेज गेंदबाज की जगह पर खेलेंगे, तो उसमें वही 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के करते दिखाई पड़ेंगे। तो ये क्लैरिटी आपको मैंने बॉलर्स को लेकर के दे दी। करियर के आंकड़े देखना चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म अभी तक के खेले गए इसी सीरीज में जो 3 मुकाबले हो चुके हैं, उसमें अगर आप देखें तो कमाल की परफॉर्मेंसेज हर एक प्लेयर की रही है। बैटिंग में डेवॉन कॉर्मे ने बीच में ये 59 नाबाद की पारी खेली थी, वो ध्यान रखिएगा किसके खिलाफ, इसी जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ। बाकी साउथ अफ्रीका के बॉलिंग अटैक के खिलाफ ये नहीं चले थे। और इवन साइफर्ट की बात करें तो ये जिम्बाब्वे के खिलाफ तो नहीं चले थे। इवन पहले मैच में 22 रन, लास्ट वाले मैच में 66 नाबाद की पारी। तो ये एक ऐसी टीम है
जिनके बैटर टीम साइफर्ट जो हैं, ये बेहतर बॉलिंग के खिलाफ ज़्यादा बेहतर खेले। अभी तक जिम्बाब्वे के खिलाफ ये नहीं चले थे। 66 रन की नाबाद पारी पिछले मैच में खेले, लेकिन स्टिल ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप ड्रॉप कर नहीं पाएंगे अगर खेलते हैं प्लेइंग इलेवन में। और बाकी जो यूटिलिटी रचिन रविंद्र की है, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 30 रन बनाए थे, 1 विकेट लिया था, उसके बाद पिछले मैच में तो खास कमाल नहीं कर पाए थे, ये भी बेस्ट ऑप्शन होंगे। बाकी मार्क चैपमैन और डैरिल मिचेल, इन दोनों में से आप किसको लेकर के जाना चाहेंगे? अगर आप रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर जाएं तो डैरिल मिचेल ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, और जैसी बॉलिंग सामने की टीम में है या मार्क चैपमैन जिस लेवल के प्लेयर हैं, निश्चित तौर पर आप इनको भी एक अच्छा ऑप्शन के तौर पर, दोनों ही काफी अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे। किसको आप लेकर के जाना चाहेंगे आप पर डिपेंड करेगा। बाकी डैरिल मिचेल पिछले 2 मैच में खास करके काफी अच्छे टच में दिखाई पड़े हैं। ब्रेसवेल को अभी तक एक ही मैच में बॉलिंग करने का मौका मिला है, बैटिंग तो मिली नहीं अभी तक इनको एक बार भी, 1 विकेट उन्होंने उसमें लिया था। इसके बाद सैंटनर तो भाई है ही कमाल के बॉलर, अभी तक के 3 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं, इनको लेकर के कोई डाउट है ही नहीं। जैकरी फोक्स पिछले मैच में चले नहीं। बाकी मिलने ने अभी तक के 2 मैचेस में 3 विकेट ले रखी है। विल उरूर्क ने पिछले वाले मैच में 1 विकेट लिया। बाकी जेकब डफी ने अभी तक 3 विकेट ले रखी हैं, 3 मैचेस में 5 विकेट ले रखी हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ ये परफॉर्म नहीं कर पाया था, और इवन इनकी पिटाई हो गई थी अच्छी खासी, विकेट उस मैच में इनको नहीं मिला था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। बाकी बेवन जैकब्स ने एक मैच में 44 रन बनाए थे। मैट हेनरी पहले 2 मैचेस में 6 विकेट लेकर के गए। ईस्ट सोढ़ी ने ये मैच जो खेला था जिम्बाब्वे के ही खिलाफ, उसमें 2 विकेट लिया था। और बाकी टिम रॉबिन्सन ने ये मैच जो खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें 75 नाबाद की पारी खेली थी। इवन ईस्ट सोढ़ी का भी जो 2 विकेट है ना, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अभी तक जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला ही नहीं है एक्चुअली, वो थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस टीम की तरफ से 6 ऑप्शंस तो सीधे सीधे टीम में आ रहे हैं। 7वां ऑप्शन आप किसको लेकर के जाना चाहेंगे वो डिपेंड करेगा। अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, किसी को भी एक को लेकर जा सकते हैं, या सेफ जाना चाहते हैं तो माइकल ब्रेसवेल तो बेस्ट ऑप्शन है ही। और बाकी देखना पड़ेगा बेंच पर से कौन खेलेगा, उसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, किसके खिलाफ कितना खराब खेले हैं जिम्बाब्वे के बैटर्स, क्योंकि बॉलर्स की बात हो रही है, वो चीज आप पीछे प्लेयर बैटल में देख ही चुके हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सैंपल साइज छोटा है, क्योंकि इसी सीरीज में जो खेले गए मैचेस हैं उसी में जो परफॉर्मेंस आई है वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक प्लेयर का छोड़ करके मिलने इसके पहले 1 मैच खेल चुके थे, टोटल 2 मैच में 3 विकेटें हैं। बाकी इसी सीरीज में जो परफॉर्मेंस आई है वही आपको दिखाई पड़ेगी हेड टू हेड के आंकड़े में। ये चीज आपको मैं पीछे बता भी चुका हूँ कि जिम्बाब्वे के खिलाफ इन लोगों ने क्या किया था, तो वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका कोई खास रोल यहाँ पर अब है नहीं खास करके। लेकिन वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखने आएंगे ना तो वो भी इसी सीरीज के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 3 मैचेस जो खेले गए उसमें जो परफॉर्मेंसेस आई, साइफर्ट, कॉनवे, रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन 2 मैच की एक इनिंग में 10 रन, बाकी डैरिल मिचेल के 3 मैच में 51 रन, 26 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर। तो वही सारे आंकड़े जो कि बहुत ज्यादा अगर आप बात करें तो आपको प्लेयर सेलेक्ट करने में मदद नहीं करेंगे। एक्चुअली मैंने आपको रीसेंट फॉर्म के टाइम पर बता दिया कि कौन से 6 प्लेयर बेस्ट हैं, बेंच पर से अगर कोई प्लेयर आएगा तो उसमें से कौन सा बेस्ट है, और बाकी 7वें प्लेयर के तौर पर किसको आप लेके जा सकते हैं, उसके लिए 3 ऑप्शंस थे, वो भी आपको मैंने सजेस्ट कर दिया है। तो ज्यादा ट्रिकी तो है ही नहीं प्लेयर पिक करने को लेकर के। और बाकी प्लेयर बैटल अगर आप देखेंगे तो डेवॉन कॉनवे थोड़ा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं, हालांकि सामने की टीम में वो क्वालिटी है नहीं। विलिंगटन मसाकाजा हैं, अगर ये चले जाते हैं, अच्छी पारी खेलते तो शायद वो मिडिल ओवर में इनको आउट कर पाएं, वरना उतना बड़ा रोल उनका है नहीं। बाकी टीम साइफर्ट ब्लेसिंग मुजरवानी की गेंद पर इसी सीरीज में आउट हुए थे, पहली ही गेंद पर। बाकी राइट आर्म फास्ट पर फंसते हैं, ऑफ स्पिन पर भी फंसते हैं। डैरिल मिचेल भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर आंकड़े के काफी खराब हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो रचिन रविंद्र भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग बहुत अच्छा नहीं खेलते, इवन एक्सप्रेस पेस भी। और मपोसा की गेंद पर पहले मैच में आउट हुए थे, जो पिछला मैच इस सीरीज में हुआ था, तब मपोसा चाहे हो जाए, ब्लेसिंग मुजरवानी हो गए, ये दोनों अगर प्लेइंग ग्राउंड में खेल रहे हैं तो पेसर्स के तौर पर स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो बेस्ट ऑप्शंस होंगे। और साथ ही साथ विलिंगटन मसाकाजा ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे इस मैच के लिए। और बाकी सिकंदर रजा, रेयान बर्ल तो हैं ही, वो तो बैटिंग भी करके देंगे। और बाकी मार्क चैपमैन हो गए, टिम रॉबिन्सन हो गए, और बेवन जैकब्स हो गए। बेवन जैकब्स का तो कोई डेटा है नहीं, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आज के इस मैच की स्मॉल लीग की टीम आप जब बना लेंगे तो देखेंगे रचिन रविंद्र और टीम साइफर्ट ही तो सबसे बेस्ट और कॉमन कप्तान है, वाइस कप्तान के ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे जो सभी की टीम में है। लेकिन एडम मिलने अगर प्लेइंग इलेवन में है तो सिकंदर रजा और डेवॉन कॉनवे भी कुछ अच्छे ऑप्शन हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हैं ग्रैंड लीग के अलग अलग टीमों में। बाकी फाइनल टीम हमारी क्या बनेगी उस पर अभी तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। कौन कौन से प्लेयर लेके जाने आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसकी बेसिस पर अभी की अपनी टीम आप बना करके सेव कर लीजिए। बाकी फाइनल टीम, उसके साथ साथ अपना वेदर फोरकास्ट, जो वेदर रिपोर्ट होगा बेसिकली, और साथ ही साथ पिच के बारे में सारी जानकारी फाइनल टीम के साथ, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में जो लिंक है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यार आज तक डिस्क्रिप्शन नहीं बोलना सीख पाया हूं मैं। फिलहाल वीडियो आपको पूरा देखना है शुरू से अंत तक, बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। ये वीडियो यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।